तो पसीने आ रहे होते हैं जब सिस्टम चल रहे होते हैं सारे। बच्चे भी भरे होते होंगे। हाँ, अब तो फिर भी बहुत कंट्रोल है। पहले से ये आ गया ना, एलसीडी आ गए। पहले सीआरटी थे ना, दुखी होते थे सारे। गर्मी सर्दियों में भी ऐसे चल रहा था। देखो जैसे मान लो एक फंक्शन बनाते हैं हम। ठीक है, ये बना दिया फंक्शन हमने। अभी ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन में चाहे कुछ भी करता हो, चाहे सम करता हो, चाहे सबट्रैक्ट करता हो, पर जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है। यानी दो आर्गुमेंट है, इंट ए कॉमा इंट बी। अगर जैसे मान लेते ये फंक्शन सम करने वाला है, मुझे सम करना है पर फ्लोट का, ठीक है। मुझे सम करना है डबल टाइप डेटा का। फ्लोट एस लिख देंगे और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख देंगे। यानी कि मुझे दोबारा से फंक्शन बनाने होंगे ना। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई फंक्शन चाहिए जिसमें आर्गुमेंट में इंटीजर डालूं तो फंक्शन डिफाइन कर दिया। मुझे दोबारा से कोई फंक्शन चाहिए जिसमें आर्गुमेंट फ्लोट के टाइप का हो, तो दोबारा से फंक्शन रीराइट करने होंगे फ्लोट टाइप का। यानी कि अब मेरे प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे ना कोई ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही कोड, मतलब एक ही टास्क दो तरीके से परफॉर्म करने हैं, और वो टास्क क्या हो रहा है जी, बार बार रीटाइप हो रहा है, बस डाटा टाइप डिफरेंट। डाटा टाइप डिफरेंट है। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि एक बार फंक्शन बना दे, वो फंक्शन इंटीजर के लिए भी काम करे, और वो फंक्शन फ्लोट के लिए भी काम करे, और वो फंक्शन डबल के लिए भी काम करे। मतलब एक ही फंक्शन डिफरेंट डाटा टाइप को डिफाइन करे। ठीक है, इसी को बोलते हैं जेनरिक फंक्शन। ठीक है। ठीक है, तो जेनरिक फंक्शन बोलते हैं इसको। मतलब जेनरिक फंक्शन मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन जो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ यूज हो जाएगा अपने आप, यानी कि आपको आप फंक्शन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसमें कुछ करना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल। अब ये जेनरिक फंक्शन है, C++ के अंदर यूज बनाते हैं यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग ठीक है, यूजिंग टेम्पलेट के थ्रू। यानी कि अगर मुझे कोई जेनरिक फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट डिफाइन करूँगा, और कीवर्ड भी टेम्पलेट यूज होता है। और वो कैसे डिफाइन करूँगा, मैं एग्जांपल लेते हैं पहले हम। मैं लिखूँगा वहाँ पे टेम्पलेट, फिर एक कीवर्ड क्लास, और यहाँ पे कोई भी नाम जो देना चाहते हैं आप। उसके बाद फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। ये क्लास वो वाला क्लास है। हाँ, जो क्लास कीवर्ड यूज करते हैं क्लास बनाते समय। ठीक है, और मेन के अंदर अच्छा, ये टी अब जनरलाइज कर रहे हैं, जो लिखा है टी ए कॉमा टी बी। हाँ, अब इस टी के अंदर कुछ भी आ सकता है, इंट बस फ्लोट डबल। हम लिखेंगे 5, 7। अब इस ये 5 क्या इंटीजर है ना, चाहे कांस्टेंट पास कर दो चाहे वेरिएबल पास कर दो, अगर हम 5,7.6 लिखे एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, इस टाइम पे नहीं होगा। इस टाइम पे। ठीक है, और फिर सम 5.6 7.7, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा इस समय सम का फंक्शन एज ए इंटीजर आर्गुमेंट के रूप में कॉल होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी टी है ना वो रिप्लेस रहेंगे इंट से। ठीक है। और इस टाइम पे जितने भी फंक्शन, मतलब जितने भी टी है वो रिप्लेस रहेंगे डबल से। ठीक है। किसे? डबल से, क्योंकि जैसे हम 5.6 बाई डिफॉल्ट कभी डबल लिख होता देते है। हैं, जैसे void sum लिखा हमने और
अंदर डाल दिया int a कॉमा float b, डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसके लिए वो अलग नहीं होता टेम्पलेट है अलग इसमें। होगा। अच्छा, ठीक है, उसका दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं जी, हम अपना एक फंक्शन बना रहे हैं जो सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए यूज़ होगा। ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन मल्टीपल डेटा टाइप के साथ भी यूज़ हो पाए, हम्म, तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल। ठीक है, टेम्पलेट क्लास टी और यू कर लिया, या जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और फिर लिखा हमने, चाहे वॉइड लिखो चाहे रिटर्न टाइप लिखो, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। रिटर्न टाइप भी टी या यू दे सकते हैं, टी ए, ठीक है, और यू डी। ठीक है और यहाँ पे फिर मतलब जितने डाटा टाइप डिफरेंटली देने हैं हाँ। वो कर दो, डी यू ए कुछ भी। हाँ हो गया, और फिर इंट मेन के अंदर 5,5.6। ठीक है, इस केस में क्या होगा जी, टी आपका इंटीजर हो जाएगा और यू आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, जेनरिक फंक्शन है, मतलब जनरल फंक्शन बन गया है, या फिर टेम्पलेट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जेनरिक फंक्शंस होते हैं ऐसे ही जेनरिक क्लासेस भी होते हैं, कि आपने एक क्लास बनाया, मान लेते एक क्लास है, उसके अंदर डेटा मेंबर इंटीजर रखा आपने, दूसरी एक और क्लास चाहिए जिसमें डेटा मेंबर, वही डेटा मेंबर एज ए फ्लोट काम करेंगे या डबल, तो आपको बार बार उसी क्लास की दूसरी कॉपी लिखनी पड़ सकती है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार हर एक उसी क्लास नाम से, अब एक एक क्लास की प्रोग्रामिंग 100 150 लाइनों की होती है नॉर्मली बनाना चाहें तो। अब ये तो नहीं है कि आप 150 लाइनों का कोड दोबारा से रीराइट करेंगे। और ऐसे भी एक स्कोप के अंदर एक बार आपने एक नाम से क्लास बना दिया तो दोबारा से उसी नाम से दोबारा क्लास नहीं बना सकते। बना सकते हैं तब जब C++ के अंदर नेम स्पेस चेंज करेंगे, यानी कि हम अपना नेम स्पेस बना सकते हैं, जैसे लिखते हैं ना यूजिंग नेम std, वैसे हम अपना नेम स्पेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जेनरिक क्लास, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर लाइन ऑफ कोड तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो जेनरिक क्लास है आपका। ये एक तरीके से वेरी ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, जैसे क्लास स्ट्रक्ट लिखते हैं हम, ठीक है, या क्लास कोई वेरिएबल नहीं होती, क्लास जैसे क्लास ले लिया, क्लास स्टूडेंट, क्लास पेन, तो पेन के नाम से क्या बना है, एक नया डेटा टाइप बन जाता है। ऐसे ही टी के नाम से क्या बना है, एक नया डेटा टाइप बन गया। ठीक है, इसमें अगर हम बस फ़र्क ये है कि इसका कोई मेंबर नहीं है, हम इंटीजर पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा बस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका कोई अपना डेटा मेंबर नहीं है। ठीक है, बाकी सारे फंक्शंस हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस का यूज़ पता ही है, क्लास को बंद कर दिया। क्लास ए है, मैंने कहा इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है और A1 ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस टाइम पे क्या होगा जी, A1 डॉट सेट एक्स,
अब ये जो टी है ना आपका क्लास के अंदर, अब वो इंटीजर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, सर जैसे तो हम नॉर्मल लिखते थे ए क्लास का A1 ऑब्जेक्ट है, हाँ। इसमें हमने इंट ये लिखा है कि जो हम डाटा टी के लिए डाटा टाइप दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जितने भी टी है ना वो डबल से रिप्लेस हो जाएंगे अब, A1 है ना। अच्छा ठीक है। ए तो 1 बन गया ना आपका। Set. ठीक है, ऐसे ही आप जेनरिक क्लास को मल्टीपल डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो क्लास T कॉमा U आ गया। हाँ, फिर A के आगे हम लिखेंगे इंट और फिर कॉमा फ्लोट और हाँ। फिर A1 ऑब्जेक्ट बस। बनेगा। ठीक है। दूसरे का। ठीक है, ठीक है, बाकी सारे फंक्शंस लिखेंगे एज इट इज। सर लेकिन आपने इंसर्ट हेड का बताया था ना, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पॉइंटर क्यों लिया आपने नोट के बाद। अरे हमेशा जो भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह ले रहे हैं ना, क्योंकि एड्रेस वगैरह होल्ड कराना है ना हमें, हम पॉइंटर तो लेंगे एड्रेस के लिए। यहाँ पे गए यहाँ, हाँ, रिटर्न टाइप है, हाँ पॉइंटर किसने लिया? रिटर्न हेड करा रहे हैं ना हम। और हेड किस टाइप का है? नोट पॉइंटर टाइप का है। रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंटर। ए, अगर मैं लिखा इंट कॉमा कैर, ठीक है, तो टी आपका इंट हो जाएगा और यू आपका कैर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखेंगे इंट कॉमा फ्लोट, ठीक है, तो आपका टी इंट हो जाएगा सर और यू डबल फ्लोट। और फ्लोट में क्या होता है डिफरेंस? जो डबल की प्रिसिजन ज़्यादा होती है। जैसे अगर 5 डबल है आपका 8 बाइट में। 8 बाइट का मतलब है कि 8 इंटू 8 64 बिट, यानी कि 64 टाइम्स 1 का डेसिमल निकालो, उतनी बड़ी वैल्यू हम डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, अनसाइंड में। और फिर साइंड का मतलब कि आधी नेगेटिव में चली जाएगी और आधी पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, लो, लिखो जल्दी, है ना, फिर प्रोग्राम कर लो। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद ना प्रोग्राम कर लेना।